है ईपीए का पूर्ण रूप है। ए इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एजेंसी, बी इन्वायरमेंटल प्रोहिबिशन एजेंसी, सी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है। इसकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 को की गई थी। यह मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधी नियमों के निर्माण एवं प्रवर्तन से संबंधित है। अगला है एनईए से आशय है। ए नेशनल इंक्वायरी एक्ट, बी नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी, सी नेशनल एग्जामिनेशन एजेंसी, डी नेशनल इवेंट एसोसिएशन। इसका आंसर होगा बी एनईए से आशय है नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। इसका तात्पर्य है राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण। इसका पूरा नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण है। राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण का गठन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसे कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों में ऐसे मामलों को देखने के लिए जिनमें पर्यावरण मंजूरी आवश्यक है स्थापित किया गया है। इसे राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत स्थापित किया गया था, ताकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत क्षेत्रों के प्रतिबंध हेतु किसी भी उद्योग संचालन या प्रक्रिया या उद्योगों संचालन या प्रक्रियाओं की श्रेणी के संबंध में अपील की सुनवाई की जा सके। अगला है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ए एम्स्टर्डम में, बी कैनबरा में, सी ओटावा में, डी नागासाकी में। इसका आंसर होगा ए एम्स्टर्डम में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में स्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है जिसके कार्यालय 40 से अधिक देशों में स्थापित हैं। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है। अगला है इकोमार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो ए शुद्ध एवं मिलावट रहित हों, बी प्रोटीन समृद्ध हों, सी पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, डी आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो। इसका आंसर होगा सी इकोमार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों। यह प्रमाण पत्र ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा वर्ष 1991 से दिया जा रहा है। अगला है धारणीय कृषि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ है। ए आत्मनिर्भरता, बी विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा आयात कर सकना, सी भूमि का इस प्रकार उपयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, डी कृषि प्रयोग हेतु अप्रयुक्त भूमि को प्रयोग में लाना। इसका आंसर होगा सी भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। ये धारणीय कृषि का अर्थ है। धारणीय कृषि का अर्थ पर्यावरण को अक्षुण्ण रखते हुए भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे। वर्तमान में भारत की लगभग 60% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण खाद्य समेत अन्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हुई। इसकी वजह से कृषि में रासायनिक खादों, उर्वरकों एवं जहरीले कीटनाशकों का भरपूर उपयोग किया जा गया ताकि पैदावार बढ़े, परंतु इससे प्राकृतिक असंतुलन व मृदा की गुणवत्ता व उसकी उर्वरता को व्यापक क्षति पहुंची। इससे मानव के स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ा। इससे निपटने हेतु आज संपूर्ण विश्व का झुकाव सतत एवं धारणीय कृषि की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इस हेतु जैविक खाद का प्रयोग किया जा रहा है। भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन वर्ष 2014-15 से चल रहा है। यह मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का एक भाग है। अगला है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने हाल ही में हरित गृह कृषि ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ की। ए हरियाणा ने, बी पंजाब ने, सी महाराष्ट्र ने, डी उत्तर प्रदेश ने। इसका आंसर होगा बी पंजाब ने। पंजाब के मार्कफेड और इसराइल के सयाग के बीच 21 अप्रैल 2001 को हुए एक समझौते के तहत पंजाब में ग्रीन हाउस कृषि के माध्यम से सब्जियां उगाई गईं। अगला क्वेश्चन है नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। ए संतुलित विकास के लिए, बी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए, डी उपरोक्त सभी के लिए। इसका आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। अति नगरीकरण एवं औद्योगिकरण, संतुलित विकास, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तथा जैव विविधता के संरक्षण इन तीनों के लिए ही हानिकारक होते हैं। अगला क्वेश्चन है हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक है। ए एमजे ब्रैडशा, बी एम निकोलस, सी आर.एच. व्हिटेकर, डी डब्ल्यू.एम. एडम्स। इसका आंसर होगा डी डब्ल्यू.एम. एडम्स द्वारा लिखित पुस्तक हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट है। इसका पूरा नाम ग्रीन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इन ए डेवलपिंग वर्ल्ड। पुस्तक का पहला संस्करण 1990 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है
आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो 20 सम्मेलन क्या है? ए, यह धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। बी, यह विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिवर्गीय बैठक है। सी, यह जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का सम्मेलन है। डी, यह जैव विविधता पर कन्वेंशन के सदस्य देशों का सम्मेलन है। इसका आंसर होगा ए, रियो 20 धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है। यह सम्मेलन जून 2012 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में संपन्न हुआ था। यह सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ तथा वर्ष 2000 में जोहान्सबर्ग में आयोजित विश्व सतत विकास सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन 5 आयोजित हुआ था। ए, 2005 में, बी, 2000 में, सी, 1999 में, डी, 1997 में। इसका आंसर होगा डी, 1997 में रियो 5 या पृथ्वी सम्मेलन 5 का आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है, कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि ए, नई मिट्टी में ईस्ट खनिज पदार्थ नहीं रहते हैं। बी, अधिकांश मूल रोम नई मिट्टी को अधिक शक्ति से जकड़ लेते हैं। सी, प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। डी, प्रतिरोपण के दौरान पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। इसका आंसर होगा सी, प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कई प्रतिरोपित पौधों में वृद्धि नहीं होती। मूल रोम मृदा में उपस्थित मृदा विलयन के संपर्क में रहते हैं। इन मूल रोमों के द्वारा ही पौधे बूंद से जल का अवशोषण करते हैं। मूल रोम की कोसा भित्ति मुख्यतः सेलुलोज से बनी होती है। इसके साथ इनमें कुछ पेक्टिन भी पाया जाता है। पेक्टिन के कारण ही मूल रोम मृदा से चिपके रहते हैं। मूल रोमों की कोशिका भित्ति पारगम्य कला परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह कार्य करती है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है। ए, पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण। बी, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना। सी, पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन। डी, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। प्राकृतिक आवास का विनाश, जैव विविधता की हानि या प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण होने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को पर्यावरण अपकर्ष कहते हैं। पर्यावरण अपकर्ष प्राकृतिक या मानव जनित होता है। उपरोक्त कथनों में सभी विकल्प पर्यावरण अपकर्ष को व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए डी सही होगा। अगला है, निम्न में से कौन से पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? ए, वन नीति। दूसरा है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986। तीसरा है औद्योगिक नीति। चौथा है शिक्षा नीति। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, 1 तथा 2, बी है 2 तथा 3, सी है 1, 2 तथा 3, डी है सभी चारों। इसका आंसर होगा डी, सभी चारों। पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से प्रत्यक्षता संबंध वन नीति और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 का है, जबकि औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति में भी पर्यावरणीय दृष्टिकोण को सम्मिलित किया गया। इस प्रकार माना जा सकता है कि प्रश्नगत चारों नीतियां अधिनियम पर्यावरण संतुलन से संरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। बी, यह भूमंडलीय स्तर पर पर्यावरण के मुद्दों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करता है। सी, यह OECD के अधीन एक अभिसरण है। सी, यह OECD के अधीन एक अभिकरण है जो अल्प विकसित देशों को उनके पर्यावरण की सुरक्षा के विशिष्ट उद्देश्य से औद्योगिकी एवं निधियों का अंतःकरण सुकर बनाता है। डी, दोनों ए और बी। इसका आंसर होगा ए, भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में यही सही है। यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, पलाची माड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में था, कहाँ पर स्थित है? ए, कर्नाटक में। सी, बी, कोंकण में। सी, केरल में। डी, तमिलनाडु में। इसका आंसर होगा सी, केरल में। पलाची माड़ा दक्षिण भारतीय राज्य केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित एक छोटा गांव है। कोका कोला कंपनी ने यहां अपनी इकाई स्थापित की है, जिससे बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र के जल का दोहन करने के कारण यहां पर्यावरण की भारी क्षति हुई है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम
ईपीए को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए छाता विधान, बी छड़ी मुबारक, सी पर्यावरण विधान, डी इको संरक्षा नियम। इसका आंसर होगा ए पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता विधान के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। यह अधिनियम केंद्र सरकार को शक्ति देता है कि वह अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाने और संरक्षण के लिए तथा पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण, उपशमन के उपाय करे। जैसा कि हम जानते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया। इस अधिनियम ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बनाए गए अन्य कानूनों में समन्वय बनाने व उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला है जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया है? ए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, बी माल के भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्रीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999, सी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, डी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसका आंसर होगा सी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया है। 22 जुलाई 2010 को गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदल दिया गया। इसके अनुसार परिसंकट में सूक्ष्म जीवों, आनुवंशिक निर्मित जीवों या कोशिकाओं के विनिर्माण, उपयोग, आयात निर्यात एवं भंडारण नियम 1989 में आनुवंशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति शब्दों के स्थान पर जहां कहीं वे आते हैं आनुवंशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति शब्द रखे जाएंगे। अगला प्रश्न है, अपने वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के रूप में नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एवं अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब स्कैन ने ग्रीन डेस्क 2009 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया। यह स्कोर क्या है? ए यह विभिन्न देशों द्वारा कार्बन फुटप्रिंट घटाने के लिए प्रौद्योगिकियों को अपनाने में किए जा रहे प्रयासों का मापक है। बी यह विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार का मापक है। सी यह विभिन्न देशों द्वारा प्राकृतिक संपदा के संरक्षण को सुधारने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों योजनाओं का आकलन है। डी यह विभिन्न देशों द्वारा विकृत कार्बन क्रेडिटों के परिणाम दिखाने वाला सूचकांक है। इसका आंसर होगा बी यह विभिन्न देशों में पर्यावरणीय रूप में धारणीय उपभोक्ता व्यवहार का मापक है। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एवं अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब स्कैन ने ग्रीन डेस्क 2009 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया। इसमें विभिन्न देशों के पर्यावरणीय रूप से धारणीय उपभोक्ता व्यवहार के अनुसार अंक दिया गया है। ग्रीन डेस्क 2014 के स्कोर के अनुसार भी भारत इस संदर्भ में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। अगला है, भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूल दीर्घस्थायी विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सर्वश्रेष्ठ है? ए कृषि भूमि का विस्तार, सुपर फास्फेट, यूरिया एवं प्रभावी जीवनाशकों का अधिक उपयोग। बी है अधिक पैदावार वाली किस्मों को अधिकाधिक लोकप्रिय बनाया जाना, बेहतर और अधिक बार सिंचाई तथा अजैव उर्वरकों और कीटनाशकों का बार बार फुहार या छिड़काव। सी मिश्र सस्यन, कार्बनिक खादें, नाइट्रोजन यौगिकीकरण पौधे और कीट प्रतिरोध शस्य किस्में। डी है उन्नत कृषि उपकरण एवं यंत्र, कटी फसल के दानों की क्षति को न्यूनतम करने की सशक्त कीटनाशकों का प्रयोग और एकधा सस्यन रीतियाँ। इसका आंसर होगा सी। भारत में कृषि के पर्यावरण अनुकूल दीर्घस्थायी विकास के लिए मिश्र सस्यन, कार्बनिक खादें, नाइट्रोजन यौगिकीकरण पौधे और कीट प्रतिरोध शस्य किस्मों का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ होता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है? ए मसानोबु फुफुका, बी एम.एस. रंधावा, सी एम.एस. स्वामीनाथन, डी नॉर्मन बोरलाग। इसका प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक मसानोबु फुकुओका यह एक जापानी किसान एवं दार्शनिक थे। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? ए जापान ने, बी चीन ने, सी ऑस्ट्रेलिया ने, डी इजिप्ट। इसका आंसर होगा सी ऑस्ट्रेलिया। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च किया था।
पर्यावरण संरक्षण के लिए 17 से 24 वर्ष के 15,000 युवाओं को नियुक्त करने के उद्देश्य से ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन आर्मी को लॉन्च किया था। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इस कार्यक्रम हेतु $360 मिलियन आवंटित किए हैं, जिससे प्रतिवर्ष 500 परियोजनाओं को सहायता प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों, ये था पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के पहले चैप्टर पर्यावरण एवं सतत विकास से संबंधित प्रश्न। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इसके दूसरे चैप्टर से होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।